अध्याय 14। दुखी मांझी। जिस बाग में वे सोए थे उसे छोड़कर फ्रॉगमैन और कुकी कुक दूसरे घर की तलाश में पूर्व की ओर मुड़े और थोड़ी दूर चलने के बाद एक ऐसे घर में पहुंचे जहां लोगों ने उनका बहुत विनम्रता से स्वागत किया। बच्चों ने बड़े घमंडी फ्रॉगमैन को घूर कर देखा, लेकिन जब कैके ने खाने के लिए कुछ मांगा तो घर की महिला ने तुरंत उनके लिए खाना लाकर दिया और कहा कि उनका स्वागत है। मदद की जरूरत वाले बहुत कम लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, उसने टिप्पणी की, क्योंकि विनकी सभी समृद्ध हैं और अपने घरों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन शायद तुम विनकी नहीं हो, उसने आगे कहा। नहीं, केके ने कहा, मैं एक येप हूँ और मेरा घर आपके देश के दक्षिण पूर्व में एक ऊंचे पहाड़ पर है। और मेक आदमी, क्या वह भी येप है? कुकी कुक ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वह क्या है, सिवाय इसके कि वह एक बहुत ही उल्लेखनीय और उच्च शिक्षित प्राणी है। लेकिन वह कई सालों तक येप्स के बीच रहा है, जिन्होंने उसे इतना बुद्धिमान और समझदार पाया है कि वे हमेशा सलाह के लिए उसके पास जाते हैं। विन की महिला ने कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने अपना घर क्यों छोड़ा है और आप कहाँ जा रही हैं? फिर कैके ने उसे हीरे जड़े सोने के बर्तन के बारे में बताया और बताया कि कैसे यह उसके घर से रहस्यमय तरीके से चोरी हो गया था, जिसके बाद उसे पता चला कि वह अब अच्छी कुकीज़ नहीं बना सकती। इसलिए उसने तब तक खोजने का संकल्प लिया जब तक कि उसे अपना बर्तन फिर से न मिल जाए, क्योंकि एक कुकी कुक जो अच्छी कुकीज़ नहीं बना सकता, वो बहुत काम का नहीं है। फ्रॉगमैन, जो दुनिया को और अधिक देखना चाहता था, खोज में सहायता करने के लिए उसके साथ था। जब महिला ने ये कहानी सुनी तो उसने पूछा, तो आपको अभी तक पता नहीं है कि आपका बर्तन किसने चुराया है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यह कोई शरारती परी या कोई जादूगर या कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि कोई और ये देश के खड़ी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता था। और कौन ऐसा हो सकता है जो बिना देखे मेरी खूबसूरत जादुई डिश पेन को ले जा सके? केके और फ्रॉगमैन के नाश्ता करने के दौरान महिला इस बारे में सोचती रही। जब उन्होंने नाश्ता खत्म किया तो उसने पूछा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? हमने अभी निर्णय नहीं लिया है, कुकी रसोई ने उत्तर दिया। हमारी योजना है, मेढक आदमी ने अपने महत्वपूर्ण अंदाज में समझाया, जब तक हम यह नहीं जान लेते कि चोर कहाँ है, तब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करना और फिर उसे बर्तन उसके असली मालिक को लौटाने के लिए मजबूर करना। योजना तो ठीक है, महिला ने सहमति जताई, लेकिन इसमें आपको सफल होने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि आपका तरीका बेतरतीब और अनिश्चित है। फिर भी मैं आपको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने की सलाह देता हूँ। क्यों? मेक आदमी ने पूछा। क्योंकि अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो आप जल्द ही रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे, और यह भी क्योंकि विनकी देश के इस हिस्से में कोई चोरी नहीं करता है, इसलिए यहाँ आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन पूर्व की ओर, नदी के उस पार, कई अजीब लोग रहते हैं जिनकी ईमानदारी की मैं गारंटी नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर आप काफ़ी दूर पूर्व की ओर यात्रा करते हैं और दूसरी बार नदी पार करते हैं तो आप एमरल्ड सिटी पहुंच जाएंगे, जहां बहुत जादू और टोना टोटका है। एमरल्ड सिटी पर ओज़मा नाम की एक प्यारी सी लड़की का शासन है, जो विनकीज़ के सम्राट और ओज़ की पूरी भूमि पर भी शासन करती है। इसलिए चूंकि ओज़मा एक परी है, इसलिए वह आपको बता सकती है कि आपका कीमती डिश पेन किसने चुराया है, बशर्ते बेशक आप उसके पहुंचने से पहले उसे न पाएं। ये बहुत अच्छी सलाह लगती है, मेक आदमी ने कहा, और केके ने उससे सहमति जताई। आपके लिए सबसे समझदारी वाली बात यही होगी, महिला ने आगे कहा, अपने घर वापस लौटकर दूसरे बर्तन का इस्तेमाल करें, दूसरे लोगों की तरह कुकीज़ बनाना सीखें, जादू की मदद के बिना। लेकिन अगर आप खोए हुए जादुई बर्तन के बिना खुश नहीं रह सकते, तो आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी दूसरे स्थान की तुलना में एमरल्ड सिटी में इसके बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे। उन्होंने उस अच्छी महिला का धन्यवाद किया और उसके घर से निकलकर पूर्व की ओर मुंह करके उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। शाम को वे विनकी नदी की पश्चिमी शाखा पर पहुंचे और वहां, नदी के किनारे, उन्हें एक नाविक मिला जो एक छोटे से पीले घर में अकेला रहता था। ये नाविक एक विनकी था जिसका सिर बहुत छोटा और शरीर बहुत बड़ा था।
जब यात्री उसके पास आए तो वह अपने दरवाजे पर बैठा था और उसने उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर भी नहीं घुमाया। शुभ संध्या, में एक आदमी ने कहा। मांझी ने कोई जवाब नहीं दिया। हम कुछ खाना चाहते हैं और सुबह तक आपके घर में सोने का सौभाग्य चाहते हैं, मेढक आदमी ने आगे कहा। सुबह होने पर हम कुछ नाश्ता करना चाहेंगे और फिर हम चाहेंगे कि आप हमें नाव से नदी पार कराएं। फेरी वाला न तो हिला और न ही बोला। वह अपने दरवाजे पर बैठा और सीधे आगे की ओर देखा। मुझे लगता है कि वह बहरा और गूंगा होगा, के ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा। फिर वह सीधे फेरी वाले के सामने खड़ी हो गई और अपना मुंह उसके कान के पास रखते हुए वह जितनी जोर से हो सकती थी चिल्लाई, शुभ संध्या। मांझी ने क्रोध व्यक्त किया। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, औरत? उसने पूछा। क्या तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? उसने अपनी सामान्य आवाज में पूछा। बेशक, आदमी ने जवाब दिया। तो फिर तुमने मेक आदमी को जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि, मांझी ने कहा, मैं मेढक की भाषा नहीं समझता। के ने कहा, वह वही शब्द बोलता है जो मैं बोलता हूँ और उसी तरीके से बोलता है। शायद, नाविक ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे उसकी आवाज मेढक की टर्राहट जैसी लगी। मैं जानता हूँ कि ओस की भूमि में जानवर हमारी भाषा बोल सकते हैं, और पक्षी, कीड़े और मछलियाँ भी, लेकिन मेरे कानों में वे सिर्फ गुर्राहट, चहचहाहट और टर्राहट जैसी लगती हैं। ऐसा क्यों? कुकी कुक ने आश्चर्य से पूछा। एक बार, कई साल पहले, मैंने एक लोमड़ी की पूंछ काट दी जिसने मुझे चिढ़ाया था, और मैंने एक घोंसले से कुछ पक्षियों के अंडे चुराए और उनसे ऑमलेट बनाया, और मैंने नदी से एक मछली भी निकाली और उसे पानी की कमी के कारण किनारे पर छोड़ दिया जब तक कि वो मर नहीं गई। मुझे नहीं पता कि मैंने वे दुष्ट काम क्यों किए, लेकिन मैंने उन्हें किया। इसलिए विनकीज के सम्राट जो टिन वुडमैन हैं और जिनके पास बहुत ही कोमल टिन दिल है ने मुझे जानवरों, पक्षियों या मछलियों के साथ किसी भी तरह के संवाद से वंचित करके दंडित किया। जब वे मुझसे बात करते हैं तो मैं उन्हें समझ नहीं पाता, हालांकि मुझे पता है कि दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं, नहीं वे जीव मेरे द्वारा कहे गए एक शब्द को समझ सकते हैं। जब भी मैं उनमें से किसी से मिलता हूँ, तो मुझे अपनी पिछली क्रूरता की याद आ जाती है, और यह मुझे बहुत दुखी करता है। सचमुच, के ने कहा, मुझे तुम्हारे लिए खेद है, हालांकि टिन वुडमैन तुम्हें दंडित करने के लिए दोषी नहीं है। वो किस बारे में बड़बड़ा रहा है? मेढक आदमी ने पूछा। उसने जवाब दिया, वो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। और फिर उसने उसे मल्लाह की सज़ा के बारे में बताया और बाद में मल्लाह को समझाया कि वे पूरी रात उसके साथ रहना चाहते हैं और खाना खाना चाहते हैं। उसने उन्हें कुछ फल और रोटी दी, जो उसके पास खाने के लिए एकमात्र प्रकार था, और उसने कैके को अपनी झोपड़ी के एक कमरे में सोने की अनुमति दी। लेकिन उसने मेढक आदमी को अपने घर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मेढक की उपस्थिति उसे दुखी और दुखी करती है। वो कभी भी मेढक आदमी की ओर सीधे नहीं देखता था, या यहाँ तक कि उसकी ओर भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह आंसू बहाएगा। इसलिए बड़ा मेढक नदी के किनारे सो गया जहाँ वह रात भर नदी में छोटे मेंढकों की टर सुन सकता था। लेकिन इससे वह जागता नहीं था, ये केवल उसे नींद में सुकून देता था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उनसे कितना बेहतर था। जैसे ही नए दिन का सूरज उग रहा था, मांझी ने दोनों यात्रियों को नदी पार कराया, पूरे रास्ते में मेढक आदमी की ओर पीठ रखते हुए, और फिर के ने उसे धन्यवाद दिया और अलविदा कहा और मांझी ने फिर से घर की ओर नाव चलाई। नदी के इस तरफ कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे देश के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां यात्रियों का आना जाना बहुत कम था। उनके दक्षिण में दलदल था, उत्तर में रेत के टीले थे, और पूर्व में जंगल की ओर जाने वाली झाड़ियां उगी हुई थीं। इसलिए पूर्व की ओर जाना वास्तव में सबसे कम कठिन रास्ता था, और उसी दिशा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। अब मेढक आदमी, हालांकि उसने रूबी बटन वाले हरे पेटेंट चमड़े के जूते पहने थे, उसके पैर बहुत बड़े और सपाट थे, और जब वह झाड़ियों से गुजरा तो उसके वजन ने झाड़ियों को कुचल दिया और कैके के लिए उसका पीछा करने का रास्ता बना दिया। इसलिए वे जल्द ही जंगल में पहुंच गए, जहां ऊंचे पेड़ एक दूसरे से बहुत दूर थे,
लेकिन इतने पत्तेदार थे कि उन्होंने अपनी शाखाओं से उनके बीच की सभी जगहों को छायांकित कर दिया था। यहाँ कोई झाड़ियाँ नहीं है, कैकी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, इसलिए अब हम तेजी से और अधिक आराम से यात्रा कर सकते हैं।